नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है सिद्धार्था क्लासेज में। और मैं आज इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता नामक चैप्टर को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। प्रत्यास्थता पदार्थों के स्थूल गुणों का अध्ययन हम यहाँ पर इस अध्याय में करेंगे कि कैसे कोई पदार्थ अपना स्थूल स्तर पर यानी स्थिर अवस्था में कैसे व्यवहार करता है। इस चीज का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो होता है वो किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उसकी उस अवस्था को दर्शाता है जब उस पर बल लगाया जाए तो बल लगाने पर वह पदार्थ थोड़ा सा प्रसरित हो जाए और ज्यों ही बल हटे त्यों ही वह पदार्थ अपनी प्रारंभिक स्थिति में पुनः वापस आ जाए। तो पदार्थ का यह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है और उस पदार्थ को हम प्रत्यास्थ पदार्थ या प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। और इस एक उदाहरण के द्वारा हम इसे समझेंगे कि प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का किसी पदार्थ पर कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले वह स्थिति जब वह पदार्थ बिना किसी बल के था, यानी जब वो अपनी स्वतंत्र स्थिति में था, वो पहली स्थिति में ये पदार्थ का ये अवस्था है, ये दिख रहा होगा सामने। फिर क्या करते हैं, हम इस पर अगर बल लगाते हैं, जो बीच वाली स्थिति है इसमें हम इस पर बल लगाएं तो थोड़ा सा विरूपित हो गया, ये थोड़ा सा अपना शेप चेंज कर दिया। लेकिन ज्यों ही बल हटा तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में पुनः आ गया। ठीक है, शेप पहली और अंतिम स्थिति एक जैसी है जबकि बीच वाली स्थिति बदल रही है। तो इस पदार्थ का वह गुण जो इसको पुनः अपने वापस उसी स्थिति में ला दे रहा है, उस गुण को हम कहते हैं प्रत्यास्थता। उस गुण को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता। और वह वस्तु जिसपे यह गुण प्रदर्शित हो रहा है उसे हम कहेंगे प्रत्यास्थ वस्तु यानी इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। और जो हम बल लगा रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, इसका शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसको कहेंगे विरूपक बल। क्या कहेंगे, विरूपक बल। ये वाला है, ये विरूपक बल है जिससे शेप इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि प्रत्यास्थता में क्या हो रहा था कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जा रहा था सेम। लेकिन इलास्टिकता में क्या होगा कि यह पदार्थ कोई ये दूसरा पदार्थ है, इस पे जब बल लग रहा है तो उसका शेप चेंज हो रहा है, लेकिन वह अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं आ रहा है। ये पहला स्टेप फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो पहली स्थिति में क्या हो रहा है कि ये सेम पहली स्थिति में बल नहीं लगा, लेकिन दूसरी में जब बल लग गया उसके बाद वो इसी स्थिति में रहने लगा, प्रारंभिक स्थिति में पुनः वापस नहीं आया। तो यह पदार्थ, इस पदार्थ का वह गुण जो है प्लास्टिकता कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लास्टिकता। प्लास्टिकता में वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस नहीं आ रहा है, तो इसी को हम कहते हैं प्लास्टिकता। और इन वस्तुओं को, जिन वस्तुओं में प्लास्टिकता नामक गुण प्रदर्शित होता है, उन्हें हम प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टिक वस्तुएं।
और इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो क्या है, विरूपक बल, यानी उसका रूप बदल दे रहा है, वो अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आ रहा है। विरूपक बल ऐसा बल जो किसी पदार्थ पर जब लगता है तो उसका शेप चेंज हो जाता है, उसका आकार में परिवर्तन हो जाता है और फिर वह पुनः अपने प्रारंभिक आकार में नहीं आ पाता है। तो ऐसे बल को ही हम विरूपक बल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या समझा, प्रत्यास्थता समझा। प्रत्यास्थता क्या है, एक गुण है जो प्रत्यास्थ वस्तुओं में होता है कि वह उस पर बल लगने के बाद वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाते हैं। उन वस्तुओं को प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं और उस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। दूसरी चीज प्लास्टिकता, पदार्थ का वह गुण जब उस पर बल लगता है तो वह पदार्थ डिफॉर्म हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है और पुनः अपनी वापस पुरानी स्थिति में वापस नहीं आ पाता है। तो उस गुण को हम प्लास्टिकता कहते हैं और उन वस्तुओं को प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। और इन वस्तुओं पर जो बल हम लगाते हैं जिससे इनका शेप चेंज हो जाता है और वापस उसी शेप में नहीं आ पाते हैं, तो उस बल को विरूपक बल कहते हैं। उस बल को क्या कहते हैं, विरूपक बल कहते हैं। ये हो गया हमारा उस पदार्थों का जो गुण है वो हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर हमें प्रतिबल को पढ़ना होगा। प्रतिबल क्या है, प्रतिबल क्या चीज है, इसको हम स्ट्रेस भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसे हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो प्रतिबल में क्या होता है कि ये भी पदार्थ का ही गुण होता है। पदार्थ का वह गुण जब इस पदार्थ पर बल लगता है, ठीक है, तो बल लगता है तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु हमारे ऊपर विपरीत बल लगाती है, उसी नियम से संबंधित ये प्रतिबल है। तो जब हम इस वस्तु पर बल लगा रहे हैं, ये वस्तु है, इस वस्तु पर बल लगा रहे हैं, विरूपक बल या कोई भी बल लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यह पिंड जो है या यह वस्तु जो है अपना अंदर के कणों के द्वारा जो बल लगा रही है, जो बाहरी बल के विपरीत है, जो बाहरी बल के विपरीत अंदर से जो बल लगा रही है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। यानी प्रतिबल क्या हुआ, स्ट्रेस क्या हुआ कि किसी पिंड के किसी क्षेत्र पर जब हम बाहरी बल लगाते हैं तो पिंड द्वारा आंतरिक रूप से लगाया गया बल, आंतरिक रूप से उस बल के जो बाहरी बल है, उस बाहरी बल के विरोध में यानी कि उसके विपरीत में जो बल पिंड द्वारा लग रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। तो इसका ये भी क्या है, पदार्थ का गुण है, आंतरिक गुण है। ठीक है, तो इसका हो गया स्ट्रेस इज इक्वल टू, फार्मूला है स्ट्रेस यानी प्रतिबल बराबर फोर्स अपॉन एरिया यानी फोर्स को यहाँ पे बल भी कर सकते हैं और दाब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स यानी फोर्स क्या है, फोर्स, तो यहाँ पर क्या हुआ कि किसी पिंड पर जब हम बल लगा रहे हैं तो किसी क्षेत्र से लग रहा होगा वो बल, तो मान लीजिए ये क्षेत्र है, तो इस एरिया पे जो भी बल लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पिंड द्वारा भी अपना आंतरिक रूप से बल लगाया जा रहा है, तो उसे हम प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल
बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का क्या होता है? फोर्स का होता है, फोर्स को न्यूटन में डिनोट करते हैं, न्यूटन, और एरिया को किस में करते हैं? मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा इसका यूनिट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो गया? ये यूनिट हो गया, इकाई हो गया। किसका इकाई है ये है प्रतिबल की इकाई, प्रतिबल की इकाई। इसके बाद, इसके इकाई के बाद हम इसका उपयोग, हम बहुत सारे मतलब दैनिक जीवन में जब हम इसका उपयोग करते हैं तो बहुत सारे कार्यों में इसका उपयोग होता है। जैसे इन उपयोगों को, इन सूत्रों को जब प्रयोग करेंगे तो उसको अनुप्रयोग बोलते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन। तो इन एप्लीकेशन का उपयोग जैसे हम करते हैं कि अगर किसी दीवार में हमें कील लगानी है तो हम क्या करते हैं? कील का मुंह पतला होता है। पतला क्यों करते हैं? ताकि वहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगे, और एरिया कम होगा तो फोर्स, यहाँ पे फोर्स जो है ऊपर है तो फोर्स अधिक होगा, तो क्या होगा? वो कील आसानी से दीवार में घुस सकती है। और वही अगर उसका मुंह मोटा कर दिया जाए तो कील का जब मुंह मोटा हो जाएगा तो एरिया बढ़ जाएगा, जो तो ये क्या करेगा? फोर्स को, बल को कम कर देगा, तो वो दीवार में आसानी से कील घुस नहीं पाएगी। इसी तरह का बहुत सारा उदाहरण है दैनिक जीवन में प्रतिबल का। तो ये प्रतिबल समाप्त हुआ। अब आगे हम चलते हैं विकृति। विकृति को स्ट्रेन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो स्ट्रेन को हम लोग जा रहे हैं पढ़ने। विकृति या स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है कि यदि कोई पदार्थ है तो जब उस पर कोई विरूपक बल लगाया जाता है तो उस पदार्थ में क्या होता है कि थोड़ा चेंज आता है। चेंज ऐसे आता है कि उसकी कोई बीमा बढ़ जाती है, या उसकी लंबाई बढ़ जाए, या उसका क्षेत्रफल बढ़ जाए, या उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाए। तो उसमें जो चेंज आ जाता है वो परमानेंट चेंज होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। जो प्रारंभिक स्थिति में उसका रूप था और जो बदला हुआ रूप है, दोनों का जो अनुपात होता है उसे हम विकृति या स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन का सूत्र है स्ट्रेन इज इक्वल टू विरूपित परिवर्तित, इसे हम लिखेंगे परिवर्तित बीमा, या जो चेंज हुआ है उसके बीमा में, और नीचे लिखेंगे प्रारंभिक बीमा, प्रारंभिक बीमा। जो विकृति है वो क्या है? एक अनुपात है। जो जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझें कि यहाँ पर एक 3 मीटर की छड़ थी, 3 मीटर की लंबी छड़ थी। तो लंबी छड़ है, ठीक है, 3 मीटर लंबी छड़ है, तो उसे पीट कर विरूपित कर दिया गया, और क्या हुआ? ये विरूपित होकर थोड़ा बड़ा हो गया, 3 मीटर से बड़ा होकर ये 3.5 मीटर हो गया। तो कितना विरूपण हुआ इसका? तो इसका विरूपण हुआ 3.5 माइनस 3 इक्वल टू 0.5 मीटर। ये विरूपित हुआ। अब विरूपित हुआ तो अगर विकृति और इसका हम निकालते हैं तो क्या होगा?
विकृति निकालेंगे तो क्या होगा, जो परिवर्तित बीमा है और जो प्रारंभिक बीमा है दोनों का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। तो जब ये दोनों अनुपात हो जाएगा तो विकृति हमें पता चलेगी। विकृति माने जो परिवर्तन है, यह 3 तरह का होता है, 3 तरीके का। पहला जो है लंबाई वाला है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अनुदैर्घ्य विकृति। क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य विकृति। इसका ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं इसे, ठीक है, इंग्लिश में इसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं।